नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा और आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। कैबिनेट ने दिया दिल्ली मेट्रो के फेज 5A प्रोजेक्ट को मंजूरी। बनेंगे 13 नए स्टेशन, खर्च होंगे 12,015 करोड़ रुपए। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 2014 में 5 शहरों में थी मेट्रो और अब 26 शहरों में है मेट्रो। भाजपा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि टीएमसी ने भगवा झंडा देखकर चलाई लाठी। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता सरकार। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन है ममता, राहुल और अखिलेश। राहुल गांधी विदेश में लोकतंत्र पर कर रहे हैं चर्चा। तो देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी को आगे करने की मांग हुई तेज। बीजेपी ने कहा कि राहुल पर यकीन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के ही नेता। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास। बाहुबली रॉकेट से ब्लूबर्ड 2 की सफल लॉन्चिंग। पीएम मोदी ने LVM-3M6 के सफल लॉन्च को बताया गौरव का पल। इसरो को दी बधाई। और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की हर शिकायत होगी दूर। SIR प्रक्रिया के तहत माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू। ममता बनर्जी ने बाहरी ऑब्जर्वर पर उठाया सवाल, तो माइक्रो ऑब्जर्वर ने कहा कि हम भी बंगाल के मानुस। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली वासियों को क्रिसमस और नए साल से ठीक पहले केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार मेट्रो के फेज 5A का अप्रूवल दे दिया गया है। ये कुल 16 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसमें 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। 13 में से 10 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और बाकी 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। और इसके लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस फेज के बनते ही दिल्ली में मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशन। 16 किलोमीटर नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers. और इस लाइन में 3 कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं। पहला 9.9 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर रामाकृष्णा आश्रम मार्ग से लेकर इंद्रप्रस्थ तक होगा और जिसके लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं दूसरा एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 होगा, जिसकी लंबाई कुल 2.3 किलोमीटर होगी और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। वहीं तीसरा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक का होगा, जिसकी लंबाई होगी 3.9 किलोमीटर और इसके लिए भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है और इसे बनाने में 3 सालों का वक्त लगेगा। कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं। रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 crores. एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 kilometers, 1,419 crores. तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 kilometers, 1,024 crore rupees. इस एक्सपेंशन से
दिल्ली में 33,000 tons CO2 emission every year will be saved. प्रदीप भंडारी ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या की। हिंदू युवक के पक्ष में देश के अलग अलग कोने के अंदर हिंदू समाज ने सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया, तो वहीं सिर्फ बंगाल के अंदर सहयोग देने के बजाय हिंदुओं और संत प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई गई। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करी। उस हिंदू भाई के पक्ष में देश के अलग अलग कोनों के अंदर हिंदू समाज सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने आया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उसको लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने में सहयोग देने के बजाय हमारे हिंदू भाई पर लाठी चलाई। भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या हुई, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी मौन हैं और उनका मौन रहना उनकी स्वीकृति को दर्शाता है। राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। क्योंकि अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं होती तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इन पे खुलकर बोलते। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में उद्धव और राज ठाकरे दोनों साथ शामिल हो चुके हैं और इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई में परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और इससे स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए और भाजपा के विकास को चुनने जा रही है। मुंबई में दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों के बीच सियासत तेज हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं पर तीखा वार करते हुए कहा है कि प्रचार तो ऐसे किया जा रहा है कि मानो रूस और यूक्रेन ही साथ आ गए हों। दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व खोज रही हैं। दोनों दल बार बार अपनी भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है। जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये दो पार्टियां केवल अपना अस्तित्व बचाने के साथ में आई हैं और अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आने से चुनाव नहीं जीता जाता। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच
अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज 8:55 पर भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है और इसके तहत इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। SRO के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण ने कहा कि ये भारत के लॉन्च व्हीकल द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. और आज की सबसे बड़ी खबर स्पेस सेक्टर से ही है, जहां भारत और भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई उड़ान भरी है। इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के LVM-3M6 के सफल प्रक्षेपण पर X पर पोस्ट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सफल LVM-3M6 प्रक्षेपण, जिसने भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष यान ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। ये भारत की भारी भरकम प्रक्षेपण क्षमता को मजबूत करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में हमारी बढ़ती भूमिका को सुदृढ़ करता है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का भी प्रतीक है। हमारे मेहनती अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई। भारत अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम ने अपने दूसरे एक्स संदेश में कहा कि भारत के युवाओं की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक उन्नत और प्रभावशाली होता जा रहा है। LVM-3 की विश्वसनीय भारी भार वाहन क्षमता के साथ ही हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों की नींव मजबूत कर रहे हैं, वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और वैश्विक साझेदारियों को गहरा कर रहे हैं। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और इस मौके पर इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने DD न्यूज से खास बातचीत की और इसरो के चेयरमैन ने इस
लॉन्चिंग को ऐतिहासिक तो बताया ही और साथ ही ये भी बताया कि लॉन्च व्हीकल ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को तय ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। और बता दें कि आज सुबह करीब 8:54 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन लॉन्च किया गया। हमारे साथ इसरो के चेयरमैन वी नारायण जी हैं। सफल प्रक्षेपण हुआ साल के अंत का, आने वाले साल में क्या देखने को मिल रहा है? Today we have got a very important achievement. The LVM-3 M6 rocket, the Bahubali rocket of India, has placed the heaviest satellite from Indian soil in the perfectly intended orbit. And that too, this is a commercial launch for USA, one of the companies. And this puts us in strong pedestal, strong foundation, and today we are a very vibrant spacefaring nation, accomplishing third fully commercial mission by the LVM-3 rocket. सर, ये 9वां सफल प्रक्षेपण रहा इसरो का, और आईआईटी के साथ मैंने देखा है कि आपने भी कई मीटिंग की हैं, तो आईआईटी के साथ मिलकर के और इसरो क्या नए प्रयोग को लेके आने वाला है? When you talk about Indian space program, we have to also give credit to all the academic institutes and the industrial partners, because they are always part of us. And there are a lot of interaction between academia, IITs, NITs, other engineering colleges, other science institutes. We are having a lot of interaction, and we always take whatever knowledge required we take from the IITs and all the academic institutes. This is V. Narayan Swamy, who is saying ISRO is always ready to accept whatever academia has to give, and that is why they are always connected with IIT and NIT. With camera person Surya, Ritesh Ranjan. बांग्लादेश में बीते दिनों हुई हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में सनातनी ओइक्या मंच ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या की निंदा की है। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है और उन्हें वहां मारा पीटा जाना बेहद निंदनीय है। इसमें यूनिट गवर्नमेंट आने के बाद पूरे बांग्लादेश मौलवाद, इस्लामिक मौलवाद का अंडर में चला गया। वहाँ पर लगातार हिंदू जो लोग हैं बांग्लादेश में उसको मार रहा है, पीट रहा है, इसलिए हमका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और साथ ही कोलकाता में हिंदू संगठनों द्वारा बांग्लादेश के उप उच्चायोग की ओर से मार्च करने की कोशिश के दौरान बंगाल पुलिस के एक्शन पर बोलते हुए कार्यकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की सरकार भी बांग्लादेश सरकार की तरह चल रही है। वो भी बांग्लादेश के यूनिट गवर्नमेंट की तरह चल रहा है। यहाँ पर भी जिहादी जो सब लोग है, इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का वो लोग पाल रहा है। ममता बनर्जी यूनिट का कोई डिफरेंस नहीं, एक ही है। इसलिए जो हिंदू लोग प्रोटेस्ट करने गया था बगल में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन का खिलाफ, वहां पर उसको कोलकाता पुलिस लाठीचार्ज की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न सिर्फ एसआईआर की विरोधी हैं, बल्कि इससे जुड़ी हर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करती आ रही हैं। वहीं तमाम चुनौतियों के बीच चुनाव अधिकारी यहां काम कर रहे हैं और इसी के तहत आज से निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुनवाई के लिए आज से माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में कुल 31,18,424 लोगों की सुनवाई की जाएगी और इस प्रक्रिया के संचालन के लिए 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर सुनवाई केंद्र पर 11 टेबल होंगे जहां प्रतिदिन 1650 लोगों की सुनवाई की जाएगी। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सुनवाई पंचायत कार्यालयों या नगर पालिकाओं में नहीं होगी और इसके बजाय ये नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में स्थित अन्य सरकारी भवनों में आयोजित की जाएगी। जब तृणमूल कांग्रेस ने सुनवाई के स्थानों को लेकर सवाल उठाया तो विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने कहा कि सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों में ही जाना पड़ता है। जिन मतदाताओं के मिडिल नेम यानी कि
मध्य नेम जो है वो गड़बड़ी के कारण ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे, उनके नाम सुधारने का प्रस्ताव सीईओ ऑफिस की तरफ से आयोग को भेज दिया गया है। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आने की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करती रही हैं और इसी कड़ी में मतदाताओं की सुनवाई के लिए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर भी ममता बनर्जी ने बाहरी राज्यों से केंद्रीय कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाने की बात कही। हालांकि सच्चाई इसके विपरीत नजर आ रही है। डीडी न्यूज के संवाददाता ने नजरुल पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री रस्तोगी जी, हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी आज मेरे सामने शपथ के बाद हरियाणा पुलिस के हिस्सा बने हुए 5000 से ज्यादा युवा साथियों, उनके परिजनों और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरे सामने 5000 से ज्यादा युवा साथी जो खड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके, जो हरियाणा पुलिस को हरियाणा के करीब करीब 3 करोड़ की आबादी का और उसके पूरे भूभाग की सुरक्षा की चिंता करनी है। और हरियाणा जिस प्रकार की भूगोल को संजोता है, एक प्रकार से देश की राजधानी का भी रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका ही बनता है। और एक गौरवमयी परंपरा के साथ आप सब जुड़े हैं, जहां कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं होता और कर्तव्य ही सब कुछ होता है, ऐसी परंपरा से आप जुड़े हैं। मुझे बताया गया विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से आपको प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कल 25 दिसंबर है और अटल जी का शताब्दी का वर्ष है। मैं यहां से पंचकुला में अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा हूं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी एक जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, हृदय से कवि, परंतु जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता है वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर और अटल थे। इन्होंने आपातकाल से लेकर कई सारे संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। वो जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे हुए प्रधानमंत्री बनने का सम्मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और उन्होंने 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी पूरा टर्म करने वाली सरकार चलाने का भी सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के समय में 98 में भारत आणविक शक्ति बना और विश्व भर के
विरोध को दरकिनार कर भारत की रक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। आज हम यहां से जाकर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अटल जी की ये प्रतिमा कई सालों तक पूरे हरियाणा के युवाओं को एक आदर्श जीवन कैसा होता है, जन समर्पित नेता कैसा होता है, कुशल प्रशासक कैसा होता है और देश के लिए जीने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है, इसकी मिसाल सबको देता रहेगा। मित्रों, आज 93 बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। और इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। मैं जब यहां आना चाहता था तब सैनी जी से कुछ डिटेल मंगाई थी, तो दो चीजें 93 बैच जो है वो दो चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है। और आप देश भर में नई न्याय संहिता लगने के बाद दीक्षांत परेड से पुलिस में जुड़ने वाली आपकी 93 बैच ये पहली बैच है जो नए कानून बनने के बाद पुलिस का काम संभालने जा रही है। और मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। 1966 में अंबाला में ये एकेडमी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक जितनी भी बैचेस निकली है उन्होंने अंग्रेजी कोई कानून को सीखा है, पढ़ा है। अब पहली बैच ऐसी हो जिसने भारत की संसद ने बनाए हुए कानून सीखकर जनता की सेवा करने के लिए जाना है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले ही 2023 में हरियाणा पुलिस को अपने कर्तृत्व की अखंड यात्रा को निरीक्षण करने के बाद देश की राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति कलर देने का काम किया था। और आज एक प्रकार से उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाना है। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी। 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है।
मित्रों, आज जब आप जा रहे हैं तब कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था की। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप 10 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हो, मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। परंतु आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी इतनी ही है। नई तकनीक को जनता की सेवा के लिए लागू करना ये आपकी बैच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए कानूनों में जो फॉरेंसिक साइंस का रोल तय किया गया है, कोई भी 7 साल की सजा से ज्यादा सजा प्राप्त कर देने वाला गुनाह, उसकी क्राइम सीन की फॉरेंसिक विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोषियों को सजा सुनिश्चित करना। जब गवाही व्यक्ति के आधार पर होती है तो कोर्ट में आपने पेश की हुई गवाही खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। परंतु गवाही जब तकनीक के आधार पर होती है तो कोर्ट में वो खरी उतरती है और दोषियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं और यही परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। 112 की सूचनाएं, 1930 का कंट्रोल रूम जिस पर साइबर ठगी की फरियादें ली जाती है, ऐसे कई प्रकार के उपक्रम आज पुलिस के साथ जुड़े हैं और इसको मजबूत करने का काम आपको करना है। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। इस सारी चुनौतियों का सामना आप सब लोग निश्चित रूप से कर पाओगे। आप नए भारत के युवा पुलिस कर्मी के रूप में आज आपके जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो आपने शपथ ली है वो शपथ आपको आपकी करियर में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच जाएगी। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था, तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इस शानदार परेड कर कर अपने योग्यता को भी आपने सिद्ध किया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
तो आप ये सीधा प्रसारण हरियाणा से देख रहे थे, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा पुलिस दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।